बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं। व्यूअर्स, पिछली जो रिंग रोड की वीडियोस थी उनमें हमने बार बार जिक्र किया कि जी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने क्वेश्चन किया कि जी ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती क्या है इसमें, और ये जो बाकी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ आ रही हैं इनमें क्या फ़र्क है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या है, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, इनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, ये अपने जो ये रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है इसको परफॉर्म कैसे करते हैं। तो जी सबसे पहली तो बात ये कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कुछ 7,500 के करीब हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 150 प्लस हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो सिर्फ इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है ना वो डेवलप की जाती है टाउनशिप मॉडल के तहत। टाउनशिप मॉडल क्या होता है कि जी आप एक स्पेसिफिक पीस ऑफ लैंड लेते हैं और उस पीस ऑफ लैंड को डेवलप करके मुख्तलिफ लोगों को डिलीवर करते हैं। अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है। मुख्तलिफ मेंबर्स, मुख्तलिफ लोग जो एक ही तरह के इंटरेस्ट के हों, एक ही तरह के मफाद के हों, वो क्या करते हैं कि वो मिलकर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कि हर जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहाँ पे उनका ऑफिस मौजूद होता है। तो वो जाके रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में जाके अपनी सोसाइटी को रजिस्टर्ड करवाते हैं और बताते हैं कि जी हम इतने मेंबर्स मिलके ये काम करने जा रहे हैं कि एक लैंड परचेज करेंगे, लैंड परचेज करके सोसाइटी डेवलप करेंगे, डिलीवर करेंगे और यही मेंबर्स को नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम प्लॉट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनका ऑफिस F8 में मौजूद है। F8 कचहरी में उनका ऑफिस है। वहाँ पे आप जाके हाउसिंग सोसाइटी को रजिस्टर करवाते हैं। पिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त तकरीबन 150 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उसमें काफ़ी सारी कोऑपरेटिव भी हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जब रजिस्टर्ड हो गई तो उसके बाद क्या होगा कि रजिस्ट्रार आपको आपका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल वो बनाने के लिए कहेगा। वो आप डिज़ाइन करते हैं, उसमें आप अपने बायलॉज डिफ़ाइन करते हैं, सोसाइटी कैसे रन होगी वो डिफ़ाइन करते हैं। इसमें जो प्लॉट होल्डर्स हैं उनको प्लॉट्स कैसे दिए जाएंगे और क्या-क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, ये सारी की सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। बायलॉज में ये लिखा जाता है कि अगर ऐसे हुआ तो ये कर लेंगे, इफ़ दिस हैपन्स देन वी विल डू दिस। मुख्तलिफ तरह की जो क्लॉजेज़ हैं वो रखी जाती हैं और उन क्लॉजेज़ को डिफ़ाइन किया जाता है। उसके बाद इलेक्शन किया जाता है। वही जो मेंबर्स हैं चाहे वो 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, वो जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो इन उनमें इलेक्शन करवा के एक जो मैनेजमेंट कमेटी है वो डिफ़ाइन की जाती है। ये मैनेजमेंट कमेटी ही सोसाइटी के सारे मामलात को देखती है, सोसाइटी में जो डेवलपमेंट होनी है उसको, लैंड परचेजिंग को और बाकी जितने मामलात हैं उनको हैंडल करती है। अब मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद कितनी होती है। नॉर्मली जो मैनेजमेंट कमेटी है वो 9 मेंबर्स पे होती है। 9 से कम भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं और 11 या 13 भी हो सकते हैं। अब इन मेंबर्स को अगर हम कंसिडर करें कि ये 9 मेंबर्स हैं, तो 9 मेंबर्स की जो डिवीज़न है वो क्या है? इसमें जी 5 एग्ज़ेक्टिव मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स जो हैं वो एग्ज़ेक्टिव कहलाते हैं। 5 मेंबर एग्ज़ेक्टिव्स होते हैं, 5 मेंबर एग्ज़ेक्टिव्स के साथ-साथ एक जो इसका है फाइनेंस सेक्रेटरी, एक जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेज़िडेंट और प्रेज़िडेंट, 4 ये ओहदे होते हैं। तो इन सब के आगे जो मेमोरेंडम है उसमें काम भी डिफाइन हुए होते हैं कि कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी हैं। और इसी तरह से ये मैनेजमेंट कमेटी मिलकर डिसीजन करती है कि हमने फलां जगह पे लैंड लेनी है, उसको इस तरह से डेवलप करना है, उसको डेवलपमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए वही पूरा पूरा टेंडर का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया जाता है और किसी एक कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। कोटेशंस कॉल की जाती हैं, कोटेशंस कॉल करके किसी एक कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। वो कंपनी डेवलप करती है, डेवलप करके आपके प्रोडक्ट को डिलीवर करती है। फिर अब दूसरी चीज़ क्या आ गई कि जी प्लॉट्स अगर डिलीवर होंगे तो कैसे डिलीवर होंगे? लैंड परचेज़ होनी है तो पैसा कहाँ से आएगा? यही जो मेंबर्स, जो इनिशियल मेंबर्स होते हैं, जो कि आगे तादाद बढ़ती जाती है, रजिस्ट्रेशन चलती रहती है इनकी। तो यही जो मेंबर्स हैं, ये मिलके पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा इकट्ठा करके लैंड परचेज़ करते हैं, लैंड परचेज़ करने के बाद फिर ये
किसी डेवलपर को हायर करके उससे डेवलपमेंट करवाते हैं और डेवलपमेंट करवा के अपने जो प्लॉट होल्डर्स, अपने जो मेंबर्स हैं, उनको प्लॉट्स डिलीवर किए जाते हैं। यहाँ पे जो डेवलपमेंट के जो पैसे हैं वो कहाँ से आते हैं, तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि एक कॉस्ट ऑफ लैंड निकाली जाती है कि जी ये कॉस्ट ऑफ लैंड आ गई, ये इसके ऊपर डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस आएंगे, ये इसके ऊपर फलाना यूटिलिटी के एक्सपेंसेस आएंगे और बाकी सारे के सारे मामला। उन सारी चीज़ों को फिर कैलकुलेट करके इंस्टॉलमेंट्स पे डिवाइड किया जाता है। 2 साल की हो गई, 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स हो गई या 4 साल की, जिस किस्म की जिसने डेवलपमेंट करनी होती है, जिस स्पीड से जिसने डेवलपमेंट करनी है, वो उसके मुताबिक अपना पेमेंट प्लान जारी कर देता है। मेंबर्स फिर इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहते हैं और उन्हीं इंस्टॉलमेंट्स से डेवलपर को पेमेंट करके डेवलपमेंट करवाई जाती है। अब यहाँ पे जो मैनेजमेंट कमेटी है उसका रोल क्या होता है? मैनेजमेंट कमेटी ने डे टू डे अफेयर्स चलाने होते हैं। मैनेजमेंट कमेटी ने अपना स्टाफ हायर करना होता है जो उसकी साइट की सुपरविजन करेगी, जो साइट पे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी। इसके अलावा अपने मेंबर्स और प्लॉट होल्डर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए जो आपका दफ्तरी अमला जिसको कहा जाता है, वो हायर किया जाता है। वो ये सारी की सारी चीज़ें मैनेजमेंट कमेटी कर रही होती है। टेंडर्स देने हैं, किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, किससे क्या काम करवाना है। अगर एक ही बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं या एक ही कंपनी को सारा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो उसकी क्या वजह होगी। और इसी तरह से अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पार्शली दिया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल कट फिल का काम किसी को दिया, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का किसी को दिया, सीवरेज वाटर सप्लाई का किसी और को दे दिया, तो वो सारी की सारी जो पूरे का पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है, पूरे का पूरा एक सिस्टम बनाया जाता है, वो मैनेजमेंट कमेटी के ज़िम्मे होता है। अच्छा, इसके साथ-साथ मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर जो चेक होता है, वो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ होती है। इसके अलावा लैंड के मामलात, लैंड के जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो जो रजिस्ट्रार ऑफिस का इंस्पेक्टर है, वो आके आपके विज़िट करता है, विज़िट करके आपके डॉक्यूमेंट्स देखता है, लैंड आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, आपके मेंबर्स कितने हैं, आपने प्लॉट्स कैसे डिलीवर करने हैं और फिर टाइम टू टाइम रजिस्ट्रार मैनेजमेंट कमेटी को अपने पास अपने ऑफिस बुला के उनसे उनकी प्रोग्रेस के मुतालिक इंक्वायरीज भी करता है। इसके अलावा अगर कोई मेंबर कंप्लेन करता है किसी भी किस्म की मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ या डेवलपर या लैंड के मामलात के खिलाफ, तो रजिस्ट्रार ने ही उसके ऊपर डिसीजन लेना होता है। कोर्ट में जाने से पहले आपने रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन देनी होती है। अगर आप रजिस्ट्रार के फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं, आपकी उससे तसल्ली नहीं होती, देन आप कोर्ट में चले जाते हैं और इसी तरह से केस चलता रहता है। जो जो इसके मेंबर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ भी होते रहते हैं, नए मेंबर्स ऐड किए जाते रहते हैं, मेंबरशिप फ़ी ली जाती है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके फिर अगर आगे एडिशनल लैंड मिलती है या उसका कोई आगे एक्सटेंशन उसी सोसाइटी की बनती है, तो उसमें नए मेंबर्स को भी ऐड कर लिया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो अपना फ़ेज़ 1 डिलीवर करती हैं, उसके बाद फिर फ़ेज़ 2 की तरफ चली जाती हैं। अब मैनेजमेंट कमेटी जो है वो कितने टाइम के लिए आती है? मैनेजमेंट कमेटी क्या लाइफ टाइम के लिए चलना होती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट कमेटी की मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है वो होती है 3 साल, कि 3 साल के बाद दोबारा से मेंबर्स मिल के नई मैनेजमेंट कमेटी को इलेक्ट करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ मैनेजमेंट कमेटी को डिसॉल्व करता है, डिसॉल्व करके एक केयर टेकर कमेटी बनाता है जिसने 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने होते हैं। फिर दोबारा से वही पैनल सिस्टम या पार्टी सिस्टम किया जाता है, पार्टी सिस्टम करके उसमें दोबारा इलेक्शन करवाए जाते हैं, दोबारा इलेक्शन करवा के नई मैनेजमेंट कमेटी लाई जाती है। अच्छा, उसके बाद ये कि अब ये जो बड़े-बड़े डिसीजंस हैं कि यहाँ पे लैंड बाय की जाए, ना बाय की जाए, फैसिलिटीज़ क्या-क्या प्रोवाइड की जाए, ये जितने भी डिसीजंस हैं, ये डिसीजंस लेने के लिए साल में 1 दफ़ा, मिनिमम 1 दफ़ा जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसने एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग एजीएम ये लाज़मी कंडक्ट करनी होती है। इसमें सारे के सारे जो मेंबर्स हैं, वो बुलाए जाते हैं, मेंबर्स को बुला के उनसे उनकी राय ली जाती है। डेवलपमेंट के मुतालिक जो कॉस्ट आ रही है, उसमें या डेवलपमेंट में जो मज़ीद फैसिलिटीज़ ऐड की जा सकती हैं, उसके मुतालिक मैनेजमेंट कमेटी अपने मेंबर्स से उनकी परमिशन लेती है, अप्रूवल लेती है।
एजीएम में जो जो एजेंडा अप्रूव किया जाता है, फिर उसी के मिनट्स ऑफ द मीटिंग रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को चले जाते हैं। रजिस्ट्रार उनके ऊपर अप्रूवल दे देता है, उनके ऊपर परमिशन दे देता है कि ठीक है इस तरह से करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर प्रोजेक्ट लॉन्च करते वक़्त इन्होंने अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं की और बाद में इनको ख़्याल आ जाता है कि जी अगर इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड करते हैं तो इतनी कॉस्ट आ रही है, अगर हम वही नॉर्मल कन्वेंशनल या जो नॉर्मल आपकी इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइन्स हैं वो डाली जाएँ, मतलब वही पोल वाला सिस्टम, खंभा और तार और खंभा और तार, वो वाला सिस्टम करते हैं तो इतने पैसे लगते हैं। उसके मुताबिक वो जो कॉस्ट आ रही होती है वो दोनों तरह की कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। फिर डिसीजन मेंबर्स ने करना होता है कि जी इतने पैसे फालतू दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर तो फंड्स इतने दिए जा सकें या मेंबर्स उतने पैसे एक्स्ट्रा दें तो फिर वो फैसिलिटी अप्रूव कर ली जाती है। स्ट्रीट साइज़ हो गया, रोड साइज़ हो गया, इसके अलावा कमर्शियल प्लॉट्स की ऑक्शन हो गई, ये सारी की सारी जनरल बॉडी मीटिंग में डिसीजंस किए जाते हैं। एलओपी अप्रूव करवाया जाता है, एलओपी भी मैनेजमेंट कमेटी ने अप्रूव करवाना होता है। उसमें जो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है या जैसे अब सीडीए है और आरडीए है, तो उनके बायलॉज़ के मुताबिक आपने अपनी जो सोसाइटी है, उसकी अपनी जो कॉलोनी बना रहे हैं या जो आप अपना टाउनशिप बना रहे हैं, उस टाउनशिप के जो डेवलपमेंट है वो उस डेवलपमेंट अथॉरिटी के या म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बायलॉज़ के मुताबिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी जैसे अब आरडीए में रूल है कि जी मिनिमम स्ट्रीट साइज़ आपका 30 फीट होना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसी तरह से आपका कम से कम 20% ग्रीन एरिया होना चाहिए, फलानी चीज़ इतनी होनी चाहिए, पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए इतना जो वो पोर्शन है वो आपने पब्लिक बिल्डिंग्स को देना है। इसी तरह से आपके कब्रिस्तान की फैसिलिटी हो गई और कमर्शियल की जो फैसिलिटी है वो। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो क्या करती है कि वो आपके आरडीए में इनके सारे को डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देती है, लेआउट प्लान सबमिट करवाती है, उसके बाद प्लान अप्रूव होने के बाद डेवलपमेंट शुरू की जाती है। उसके बाद फिर टाइम टू टाइम इसी जो प्लान है, इसको रिवाइज़ भी किया जाता रहता है, मुख्तलिफ इसमें एडिशंस की जाती हैं, मुख्तलिफ इसमें अल्टरेशंस की जाती हैं। समटाइम्स ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं, मैप में कुछ और बताया जा रहा होता है। तो वो जो चेंजेस हैं वो फिर टाइम टू टाइम करवा के रिवाइज्ड अप्रूवल्स ली जाती हैं। अब जी बात करते हैं कि जी जो यहाँ पे इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़, वो कौन-कौन सी हैं? तो उनमें से चंद एक के मैं नाम लेता हूँ। ओजीडीसीएल की हाउसिंग सोसाइटी है, ओजीडीसीएल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। इसी तरह से आपकी पीटीसीएल वालों की है और इसी तरह से टेली गार्डन्स के नाम से। फिर इसी तरह से मीडिया टाउन है, पाकिस्तान टाउन, कोरंग टाउन और पीडब्ल्यूडी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये सारी की सारी एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। इसी तरह से डॉक्टर्स टाउन बनाया गया, पीएसी हाउसिंग सोसाइटी है। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो एम्प्लॉइज़ के बेनिफिट के लिए मुख्तलिफ जो हाई ऑफिशियल्स हैं वो मिल के ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई मीडिया टाउन बनाया जा रहा है तो या ओजीडीसीएल वालों की हाउसिंग सोसाइटी है या पीएसी हाउसिंग सोसाइटी है, तो वो जो इदारा होता है वो उसको ओन नहीं करता। ओजीडीसीएल अपनी हाउसिंग सोसाइटी को ओन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका कोई ताल्लुक नहीं है ओजीडीसीएल से। उसका ताल्लुक है उसके एम्प्लॉइज़ के साथ। वो एम्प्लॉइज़ जिन्होंने मिल के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई और फिर उस मैनेजमेंट कमेटी के तहत अपने डे टू डे अफेयर्स चलाए, डेवलपमेंट की, कंस्ट्रक्शन की और प्लॉट्स डिलीवर किए। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेनिफिट होता है कि एम्प्लॉइज़ चूँकि एक दूसरे को जानते होते हैं, इसलिए वो अपने कोलीग्स के साथ मिल के इस काम को आगे चलाते जाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा नुकसान है, वो ये है कि जो मैनेजमेंट कमेटी बनती है, वो 3 इयर्स के लिए बनती है। 3 साल के बाद मैनेजमेंट कमेटी ने डिसॉल्व होना है, फिर नई कमेटी आ जाएगी। अब हर जगह पे पॉलिटिक्स चलती है, हर इदारे में पॉलिटिक्स चलती है। सेम इसी तरह से मैनेजमेंट कमेटी में भी हम लोग क्या करते हैं कि 2 या 3 मुख्तलिफ पैनल्स होते हैं जिनका आपस में इलेक्शन होता है और उनमें से कुछ लोग आ जाते हैं जो मैनेजमेंट कमेटी में इलेक्ट होके आते हैं। 3 साल बाद जब वो चले जाते हैं और नई मैनेजमेंट कमेटी आती है, तो उसने क्या करना होता है, एज़ पर रूल एनुअल ऑडिट कंडक्ट करना होता है। एनुअल ऑडिट कंडक्ट करने के बाद फिर आगे वो
जो अपने मंसूबा है उसको लेके चलते हैं। अब इसमें फ़ेवरेटिज़्म भी आ जाती है, इसमें फिर लोगों को मुख्तलिफ़ तरह की ऑफ़र्स भी दी जा रही होती हैं। तो होता ये है कि कम अज़ कम 6 से 8 महीने ऑडिट के नाम पे निकल जाते हैं। फिर उसके बाद फलाने को प्लॉट अलॉट हुआ, चूँकि ये सारे के सारे अलॉटमेंट और बैलेटिंग जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी स्वाबदीद भी होती है। तो इसलिए कि जी मुझे किसी ने प्लॉट दे दिया, उसको किसी ने का उसका प्लॉट किसी ने कैंसल कर दिया, वो कैंसल्ड प्लॉट फिर किसी और को अलॉट कर दिया गया और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है प्लॉट होल्डर का या मेंबर का। जब ऑडिट हुआ तो पता चला कि जी फलाने वाली जो कमेटी थी जो अब एक्सपायर हो गई है, उसने इतना पैसा खा लिया, वो पैसा खा के चली गई, अब पहले उससे पैसा रिकवर करो, रिकवर करके फिर उसके बाद आगे डेवलपमेंट शुरू करो। सेकेंडली कि जी फलाने डेवलपर को इन्होंने फलाने कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो कंपनी एबीसी कोई भी है, तो वो कंपनी क्या किया कि वो अपनी डेवलपमेंट एज़ पर कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकी, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दो और फिर किसी नई कंपनी के साथ किकबैक लेके दोबारा से कोशिश शुरू कर दो। तो 3 साल फिर इनके गुज़र जाएँगे, फिर जब 3 साल गुज़रेंगे तो फिर नई मैनेजमेंट कमेटी के लिए पुरानी कमेटी डिसॉल्व होगी, केयरटेकर कमेटी बनेगी। वो हो सकता है 90 डेज़ में इलेक्शन करवाए या हो सकता है कि 2 साल बाद जाके इलेक्शन करवाए। फिर लिटिगेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। मुख्तलिफ जो बीच में मेंबर्स होते हैं जिनके अपने-अपने मफादात होते हैं कि किसी को अगर प्लॉट नहीं दिया गया तो उसने भी जाके किसी न किसी चीज़ पे जाके कोर्ट में केस कर देना है, स्टे करवा देना है या कोई भी इस किस्म का मामला। तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो मॉडल है, वो पाकिस्तान में कोई इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो बहुत अच्छी चल रही हैं। मीडिया टाउन है, डॉक्टर टाउन है, कोरांग टाउन और पाकिस्तान टाउन वगैरह। अब अगर एग्ज़ाम्पल ली जाए ओजीडीसीएल की या पीएसी हाउसिंग सोसाइटी की या और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ की, तो उनका क्या है कि उनके फ़ेज़ 1 पूरा कंप्लीट लॉन्च नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पैसे बनाने की खातिर फिर फ़ेज़ 2 भी लॉन्च कर दिया, जबकि फ़ेज़ 1 भी पूरा प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो सका। नुकसान किसका हुआ? उन लोगों का हुआ कि जिन्होंने 3-3 साल इंस्टॉलमेंट्स दी और उसके बाद आज 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, उनके मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ के कोर्ट केसेज़ हैं, वही नहीं मुक रहे। कोर्ट केसेज़ मुकेंगे तो उसके बाद जाके कोई डेवलपर प्रॉपर किस्म का लगा के उस पे कोई काम किया जाएगा। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में ये होता है कि वन मैन शो है, उस बंदे ने डिसीजन लेना है या वो जो कंपनी है उसने डिसीजन लेना है और डिसीजन लेके डेवलपमेंट करवानी है। डेवलपर से किकबैक वो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि उनको उस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं होती, उन्होंने प्लॉट्स डिलीवर करके पैसा कमाना होता है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में ये जितनी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट और मेंबर एग्जीक्यूटिव्स, इनकी कोई सैलरीज़ नहीं होती हैं। इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं। फैसिलिटीज़ क्या मिल रही होती हैं? गाड़ी मिल रही होती है, फ्यूल मिल रहा होता है और इस किस्म की चीज़ें। तो जब उनको सैलरी भी कोई नहीं दे रहे आप, तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? वो ज़ाहिर है अपने कामों से विले होंगे, तो वो आके आपके प्लॉट्स की तरफ भी तवज्जो देंगे, तो वो आके आपके प्लॉट्स की तरफ देखेंगे। तो फिर वो डेफ़िनेटली डेवलपर से पैसा खाएँगे, जब डेवलपर से पैसा खाएँगे, तो फिर वो काम नहीं करवा सकेंगे। तो दैट इज़ द रीज़न कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो मॉडल है, वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ बहुत ऊपर निकल गईं, बहुत रेट्स भी उनके जंप करके उनमें उनमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, जबकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में वो फैसिलिटीज़ भी नहीं है, प्लॉट्स के रेट भी इतने अच्छे नहीं हैं और डेवलपमेंट भी उस तरह की नहीं हो सकी जिस तरह की प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ में होती रही है। हर शख्स अपने ज़िम्मे का काम अगर ठीक करता रहे, अपने हिस्से का जो काम है वो ठीक करता रहे, तो काफ़ी सारे मामलात बेहतर रहते हैं। बट हमारे यहाँ ट्रेंड है कि हम अपना काम करने के बजाय दूसरे के काम को ज़्यादा बेहतर समझते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। व्यूअर्स, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ में भी अच्छी-अच्छी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ मौजूद हैं, बट प्लॉट लेने से पहले इस चीज़ को इंश्योर ज़रूर कर दें कि जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जिसमें आप प्लॉट ले रहे हैं, सबसे पहले ये कि वो जो प्लॉट आपको पसंद करवाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, क्या वो अप्रूव्ड प्लान में मौजूद है या नहीं है? क्या वो जो अप्रूव्ड एलओपी है
उस एलओपी में मौजूद है या नहीं है। वो जो सोसाइटी आपको लोकेशन दिखा रही है, क्या वो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अप्रूव्ड जो एरिया है, एलोकेटेड एरिया, उसमें मौजूद है या नहीं है। लिटिगेशन के प्लॉट तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये प्लॉट आपका किसी और को अलॉट हुआ हुआ था, कैंसिल करके बाद में आपको अलॉट किया गया। इसका नुकसान ये होता है कि आपने एक दफ़ा पेमेंट करके प्लॉट ख़रीद लिया, अपने नाम पे ट्रांसफ़र फीसेस दे के अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लिया। कल को जब आप कंस्ट्रक्शन के लिए जाएँगे तो पता चलेगा कि ये तो ऑलरेडी किसी और को अलॉट हुआ हुआ था। या उस पे कोई लिटिगेशन है, या उस पे आरडीए या टीएमए की तरफ से किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन है कि जी ये मॉर्टगेज एरिया में है, या यहाँ का मॉर्टगेज कंप्लीट ना होने की वजह से ये प्लॉट आपको नहीं दिया जा सकता। या ये क्रिएटेड प्लॉट है, रिवाइज्ड मैप में शामिल ज़रूर है, लेकिन वो रिवाइज्ड मैप अप्रूव नहीं है। अब यहाँ पे ये होता है कि सोसाइटी का जो स्टाफ है या जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो भी प्रॉपरली आपको कभी भी गाइड नहीं करती कि जी हम आपको जो चीज़ दे रहे हैं वो बड़ी अच्छी वाली दे रहे हैं। तो इसमें जो डिसीजन है वो बड़ा आपने छान फूँक के लेना होता है कि आपके साथ किसी किस्म का हैंड ना हो, कल को आपको किसी चीज़ पे पछताना ना पड़े। व्यूअर्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मतलब काफ़ी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। इंशाल्लाह इसी तरह से प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ या डिफरेंट जो मॉडल्स हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के, उनको भी डिस्कस करेंगे, और हाउसिंग अथॉरिटीज़ क्या चीज़ होती है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा। क्यूरीज़ के लिए स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, उस पे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होती है एक अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।